हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? तो अभी तक जो हम लोग वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित करते थे, वो बैटरी अथवा सेल के द्वारा प्रवाहित किया जाता था। तो बैटरी अथवा सेल के द्वारा जो धारा प्रवाहित की जाती है, वो धारा एक ही दिशा में सदैव प्रवाहित होती है और ऐसी धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। उस धारा का जो परिमाण होता है वो समय के साथ नियत होता है, परिवर्तित नहीं रहता। तो उस धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। और आज एक नई धारा के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि समय के साथ लगातार अपने परिमाण और दिशा को परिवर्तित करती रहती है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद वह अपने परिमाण और दिशा को ठीक उसी प्रकार से पुनरावृत्ति करती है, दोबारा उसकी आवृत्ति करती है। तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो आज उसी के विषय में हमें पढ़ना है कि कैसे इस प्रकार की धारा का उत्पादन कैसे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित है। उसी सिद्धांत के द्वारा इस धारा की उत्पत्ति होती है, जिसमें आज हम उसी से जुड़े हुए एक घटना के बारे में दिखाएंगे। यहाँ पर बताया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष की परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। कि अगर कोई कुंडली है, उसको एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के भीतर अगर तेजी से घुमाया जाए, तो उस कुंडली के सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है तथा उस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार से जो धारा उत्पन्न होती है वो प्रेरित धारा होती है। और वह धारा हम आगे देखेंगे कि वह धारा भी समय के अनुसार लगातार अपनी दिशा और परिमाण को परिवर्तित करती है। तो वही धारा प्रत्यावर्ती धारा के रूप में हमको प्राप्त होगी। तो उसी से जुड़ी हुई आज बातें हम देखेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, इनके समीकरण क्या होते हैं। उन्हीं से जुड़ी हुई आज बातें हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इसके लिए कि कैसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज की उत्पत्ति करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम प्रत्यावर्ती वोल्टता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यहां हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिया है, कैपिटल बी। कैपिटल बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, जिसकी दिशा हमने इस तीर के द्वारा दिखाया है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक हमने आयताकार कुंडली ले लिया है, ए बी सी डी। एक आयताकार कुंडली है जिसमें n फेरे हैं, जिसमें फेरों की संख्या n फेरे हैं। उसमें कह सकते हैं कि n लूपों से मिलकर वह कुंडली निर्मित है। और इस कुंडली को देखिए दक्षिणावर्त घुमाया जा रहा है, यहां तीर के द्वारा दक्षिणावर्त एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से इस कुंडली को इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में जब घुमाएंगे तो वही जैसे ही ये घूमेगी, तो जब यह जिस क्षण मतलब प्रारंभिक अवस्था हम अगर कहें, तो प्रारंभिक अवस्था में यह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के तल के ठीक मतलब चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में इसकी अक्ष है। प्रारंभ अवस्था जो यहां दिखाया गया, चूंकि ये 3D फिगर है तो 3D को हम इस तल पर स्पष्ट नहीं दिखा सकते, फिर भी समझने का प्रयास कीजिए। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये राइट डायरेक्शन में ये दिया हुआ है और कुंडली को इस प्रकार रखा गया है कि कुंडली की तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। मतलब कुछ इस प्रकार से ये आयताकार कुंडली है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत है। और हम जानते हैं कुंडली की अक्ष की अगर बात की जाए, तो कुंडली की अक्ष इसके तल के सदैव लंबवत होती है। तो कुंडली की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों एक ही डायरेक्शन में कहे जाएंगे। कुंडली की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र ये एक ही डायरेक्शन में। तो प्रारंभ में इस प्रकार से इस कुंडली को रखा गया है और फिर दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं इस तरीके से, फिर दक्षिणावर्त इसको रोटेट कर रहे हैं। तो दक्षिणावर्त अगर रोटेट करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र तो उसी डायरेक्शन में रहेगा
हम एक चौथाई चक्र में कुछ इस प्रकार से स्थिति होगी है कि जब इसकी तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी, उस समय इस कुंडली की जो अक्ष होगी वो इसके ठीक लंबवत होगी, तो उसको कहेंगे चौथाई चक्कर। भाई कुंडली जब इस डायरेक्शन में है और इस तरह घूम जाए 90 डिग्री, तो हम कहेंगे वो अपना एक चौथाई चक्कर घूम रही है। और 180 डिग्री अगर घूम जाए इस तरीके से 180 डिग्री, तो वो अर्ध चक्र कहलाएगा। और फिर 90 डिग्री और घुमा देंगे तो 3/4, 360 डिग्री जब घूमेगी तब उसकी एक साइकिल पूरा होगी। तो उसी संबंधित है। किसी क्षण मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था में इसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थी और फिर उसको रोटेट किया जा रहा है कोणीय वेग ओमेगा से, एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से दक्षिणावर्त इसको घुमाया जा रहा है। किसी क्षण यह इस स्थिति में है, ये कुंडली किसी क्षण इस स्थिति में है। प्रारंभ में यह स्थिति थी और किसी क्षण ये इस तरीके से एक स्थिति में ये दिखाया गया है। तो जब यही कुंडली आयताकार कुंडली है, जब इस तरीके से रहेगी तो इसका हमें एक ही एज दिखाई देगा, एक ही किनारा दिखाई देगा। तो इस कुंडली का एक ही किनारा यहां शो किया गया है और ये डॉटेड लाइन से उसकी अक्ष को प्रदर्शित किया गया है। तो किसी क्षण t पर, स्मॉल t समय पश्चात, ये चूंकि कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, तो किसी क्षण स्मॉल t पर इसकी स्थिति ये दिखाई गई कि इसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बना रही है। इसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बना रही है। अब देखिए कोणीय वेग ओमेगा है और ये कोणीय विस्थापन हो रहा है थीटा का समय t में। तो हम अगर कोणीय विस्थापन बराबर निकालें तो कोणीय विस्थापन बराबर क्या होगा, कोणीय वेग इंटू समय। तो इसीलिए यहां थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी लिखा गया है कि कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है कुंडली, तो टी समय पश्चात किसी क्षण कोणीय विस्थापन थीटा जो होगा वो ओमेगा टी के बराबर होगा। अब आइए देखते हैं कि जब इसको घुमाया जा रहा है तो इसके लगातार इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। भाई इस कुंडली को जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत इसके तल को रखेंगे तो उस समय अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं इससे होकर गुजरेंगी। यानी चुंबकीय फ्लक्स इस बल रेखाओं की संख्या की माप को कहते हैं। तो इसके तल के लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। तो जब इसकी तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी तो उस समय अधिकतम बल रेखाएं इससे गुजरेंगी, तब चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा। अब जैसे जैसे इसको घुमाया जाएगा, इससे होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में कमी आएगी, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में कमी आएगी। और चुंबकीय फ्लक्स में जब कमी होगी तब प्रेरित विद्युत वाहक बल इसका बढ़ेगा, तब इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ने लगेगा। अब इसी तरीके से जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो उसी से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट को हम यहां आज देख रहे हैं। तो हमने मान लिया, माना कि किसी क्षण t पर कुंडली की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण बनाती है, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तब कितना कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। जैसा कि हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बी बराबर बी इंटू ए, लेकिन ये थीटा कोण पर है। तो थीटा कोण पर जब है तो उस समय इसकी अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक कार्य करेगा वो बी कॉस थीटा कहा जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का
बी कॉस थीटा घटक इसकी अक्ष के अनुदिश होगा, तो इसलिए यहां बी ए कॉस थीटा का प्रयोग किया जाएगा। तो फाइव बी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, फाइव बी बराबर बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा कह सकते हैं। और थीटा की वैल्यू हम पीछे पढ़ चुके हैं, थीटा बराबर यहां क्या है ओमेगा टी, तो हम थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हैं, या इसी को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, फाइव बी बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हमें फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकालनी है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर अगर मालूम चल जाए तो हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकालने के लिए इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो देखिए टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का जब हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां हमको प्राप्त हो जाएगा डी फाइव बी बटा डी टी, डी फाइव बी बटा डी टी, ये बराबर होगा बी ए कॉन्स्टेंट ले लेंगे और ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। हम जानते हैं कॉस ओमेगा टी का अगर अवकलन किया जाए तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा होगा। भाई कोण में यहां देखिए कॉस ओमेगा टी है तो टी के साथ एक गुणांक ओमेगा जुड़ा हुआ है, इसमें गुणा है, तो ओमेगा का अगर गुणा है तो हम पहले इसको थीटा मानकर अवकलन करेंगे, तो कॉस ओमेगा टी का अवकलन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और बाद में कोणांक का अवकलन करेंगे तो ओमेगा प्राप्त होगा, फिर उसी से इसमें गुणा कराते हैं, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकाला है। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर मालूम चल गया तो फैराडे के नियमानुसार हम इससे बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स निकाल लें। अगर इससे बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स मालूम चल जाए तो हम उसी आधार पर कह सकते हैं कि कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ। तो फैराडे के नियमानुसार कुंडली से कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, उस कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल को निकाल सकते हैं। अतः फैराडे के नियमानुसार कुंडली के n फेरों से बद्ध जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान निकाल लीजिए, n फेरों में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। फैराडे के नियमानुसार कुंडली के n फेरों से बद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस एन डी फाइव बी बटा डी टी, ये पीछे फार्मूला बताया जा चुका है। अब डी फाइव बी बटा डी टी का मान हम निकाल चुके हैं, रख देंगे। तो यहाँ डी फाइव बी बटा डी टी का मान रखिए, तो ये माइनस में है, आगे एन है और बाकी राशियां यहाँ देखिए ऋणात्मक है, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये माइनस माइनस का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको प्लस प्राप्त हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस मिल जाएगा और यहां से हमको एट लास्ट मिल जाएगा ई की वैल्यू। देखिए क्या मिलेगी, हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, यहां पर ये ई इक्वल टू प्राप्त होगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना विद्युत वाहक बल
प्रेरित होगा इसके n फेरों से। अब हम जानते हैं साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1 होता है। तो साइन ओमेगा टी के अधिकतम मान के लिए हम E का मान जो निकालेंगे वह महत्तम मान होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान हमें प्राप्त होगा साइन ओमेगा टी के अधिकतम मान के लिए। यहां से देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के महत्तम मान के लिए साइन ओमेगा टी बराबर 1 रखना पड़ेगा। साइन ओमेगा टी को 1 रखना पड़ेगा, तब हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान प्राप्त होगा। तो अब महत्तम मान को हम ई नॉट से लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट बराबर यहां हमको मिल जाएगा NBA ओमेगा। साइन ओमेगा टी का मान 1 रखेंगे तो हमको ई का महत्तम मान प्राप्त होगा, जिसको हम ई नॉट लिख सकते हैं। अब यही ई नॉट इसकी जगह पर हम यहां प्लेस कर सकते हैं। देखिए इसकी जगह पर हम ई नॉट लिख सकते हैं, जो यहां समीकरण मिला है। इस समीकरण में NBA ओमेगा की जगह पर हम ई नॉट रख देंगे तो हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक समीकरण प्राप्त होगा। देखिए क्या समीकरण मिल रहा है। अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू NBA ओमेगा को हम ई नॉट लिख सकते हैं और आगे है साइन ओमेगा टी। ये हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया कि किसी क्षण t पर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो उसके लिए ये समीकरण मिल गया E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां क्या दिखाई दे रहा है कि जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है वह समय पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर कर रहा है। समय के अनुरूप इसका मान लगातार परिवर्तित होगा, समय के अनुरूप इसका मान लगातार परिवर्तित हो रहा है। अब आइए चेक करते हैं किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। एंगल अगर इसका ओमेगा टी क्या है, थीटा के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 लिया जाए तब यहां से देखिए ई का मान क्या होगा। जब थीटा यानी ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी है, और अगर हम इसको 0 डिग्री पहले ले लें, 0 डिग्री, तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री लिया जाएगा तब यहां से ई का मान कितना आएगा, तो ई बराबर आ जाएगा ई नॉट इंटू साइन 0, और साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो इस कारण से ई की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी, ई की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगी। फिर देखिए जब थीटा बराबर हम 90 डिग्री ले रहे हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री लेंगे यानी ओमेगा टी 90 डिग्री ले रहे हैं, तब ई बराबर ई नॉट साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान होता है +1, तो 1 रखेंगे तो यहां हमको प्लस में ई नॉट मिल जाएगा, ई नॉट यानी 90 अंश अगर कुंडली को घुमा दिया जाए तो वह मैक्सिमम महत्तम मान हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल का प्राप्त होगा। फिर आगे देखिए जब थीटा बराबर 180 डिग्री 180 अंश घुमा दिया जाए तब क्या होगा, ई बराबर ई नॉट साइन 180 डिग्री। हम जानते हैं साइन 180 डिग्री का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो इसका मान 0 रखेंगे तो यहां हमें पुनः 0 मिल जाएगा। फिर देखिए जब थीटा बराबर हम 270 ले लें, यानी हर बार 90 अंश हम घुमा रहे हैं, तो थीटा बराबर 270 अंश जब लेंगे तो ये मिल जाएगा ई नॉट साइन 270 डिग्री।
अब देखिए साइन 270 अंश का मान क्या होगा, तो साइन 270 अंश का मान -1 के बराबर होता है, और इसका मान जब -1 रखेंगे तो -1 E0 में गुणा होगा तो ये -E0 मिल जाएगा, और फिर जब 90 डिग्री और घुमा देंगे यानी थीटा बराबर 360 ले लेंगे, तब क्या होगा, तब E बराबर E0 साइन 360 डिग्री, और साइन 360 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 180 का होता है, यानी 0, तो हम इसको फिर 0 कह सकते हैं। अब इसके बाद अगर फिर 90 डिग्री घुमाएं, इसके बाद अगर फिर 90 डिग्री घुमाया जाए तो देखिए हम 450 अंश अगर कोण ले रहे हैं तो निश्चित ही साइन 450 अंश का मान +1 हो जाएगा, साइन 450 अंश का मान +1 होगा, और आगे 90 डिग्री घुमाएंगे भाई, 90 अंश और आगे घुमाया जाए यानी 540 अंश ले लिया जाए तो साइन 540 अंश का मान फिर से 0 मिलने लगेगा, और फिर 90 अंश घुमाएंगे 630 अंश ले लेंगे तो वहां फिर -1 मिलेगा। मतलब यही वैल्यू कहीं ना कहीं आगे चलकर रिपीट होने लगती है, यानी शुरुआत हुआ था देखिए 0 से, और अंत में यहां फिर 0 मिला, यानी हर आधे चक्र में इसकी वैल्यू परिवर्तित होती रहती है। 0 से पहले अधिकतम मान धनात्मक मान मिला है, फिर 0 हुआ है, फिर ऋणात्मक मान अधिकतम प्राप्त हुआ है, फिर 0 मिला है, तो यही चीज आगे फिर रिपीट हो, फिर धनात्मक होगा, फिर 0 होगा, फिर ऋणात्मक होगा, फिर 0, मतलब यही बार बार दोहराएगा, यही मान बार बार दोहराया जा रहा है। तो यहां इस समीकरण से हमें क्या मालूम चला कि जो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, वह विद्युत वाहक बल, उस विद्युत वाहक बल का परिमाण समय के साथ, उस विद्युत वाहक बल का परिमाण और दिशा, देखिए दिशा भी बदल रहा है, एक बार धनात्मक तो दूसरी बार ऋणात्मक मिल रहा है, तो जो विद्युत वाहक बल यहां प्रेरित हुआ है, इस विद्युत वाहक बल का परिमाण व दिशा समय के साथ बदल रहा है, तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार अगर कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है तो इस विद्युत वाहक बल को हम क्या कह सकते हैं, भाई ये विद्युत वाहक बल है, कुंडली में प्रेरित हुआ, अगर इसी कुंडली को किसी बाह्य परिपथ से कनेक्ट कर दिया जाए, इसी कुंडली को किसी बाहरी वैद्युत परिपथ से जोड़ दे तो उस वैद्युत परिपथ के सिरे पर एक वोल्टेज स्थापित हो जाएगा, और उस वोल्टेज का परिमाण व दिशा भी समय के साथ साथ बदलेगा, ठीक इसी प्रकार बदलेगा जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल बदल रहा है, कि इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ और उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है एक निश्चित समय के पश्चात। तो ऐसे वोल्टेज को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। भाई विद्युत वाहक बल तो प्रेरित हुआ है इस कुंडली में, और इस कुंडली को किसी अगर वैद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाए तो उस वैद्युत परिपथ के सिरे पर वोल्टेज स्थापित हो जाएगा, उसके सिरे पर वोल्टेज स्थापित होगा, और उस वोल्टेज को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो अब परिभाषा क्लियर हो गई होगी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तो इस सिद्धांत से, जो हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल का सिद्धांत यहां बताया है, इसी सिद्धांत पर आधारित है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, मतलब यही से उत्पत्ति हो रही है, इसका मूल ओरिजिन यही है सिद्धांत। तो क्या कह सकते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अगर परिभाषित करना है तो क्या कह सकते हैं कि ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले, ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले और एक निश्चित समय के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। मतलब ऐसे वोल्टेज को जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले और एक निश्चित समय के पश्चात उसी परिमाण व उसी दिशा के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। तो इस प्रकार के वोल्टेज को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहेंगे। और इस वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है
इस वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है वह धारा भी निरंतर समय के साथ बदलती रहती है। ठीक इसी प्रकार जैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन देखा गया, ठीक उसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी परिवर्तित होगा और इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण जो धारा प्रवाहित होगी उसमें भी ठीक ऐसा ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार जो धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण जो धारा उत्पन्न होगी उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। आइए हम ग्राफिकल समझते हैं। जो यहां परिवर्तन दिखाया गया, इस परिवर्तन को ग्राफिकल देखा जाए तो कैसे देख सकते हैं। यहां देखिए, हम एक ग्राफ बना रहे हैं। इस पर हमने ले लिया ओमेगा टी यानी कोणीय विस्थापन थीटा, और यहां से देखिए हम विद्युत वाहक बल के मान के आधार पर ही हम वोल्टेज और धारा को भी दिखा सकते हैं। तो यहां क्या लिया गया, जब 0 डिग्री लिया गया था, जब 0 डिग्री लिया गया था तो उस समय विद्युत वाहक बल 0 आया था। 0 डिग्री पर विद्युत वाहक बल 0, और जैसे ही थीटा 90 डिग्री किया गया तो विद्युत वाहक बल अधिकतम वैल्यू प्राप्त हुआ। विद्युत वाहक बल का एक अधिकतम मान प्राप्त हुआ। यह अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। कुछ इस तरीके से इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहां देखिए, ये आयाम बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, आयाम बराबर रहे, आयाम में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जितना इधर धनात्मक में जाएगा उतना ही दूसरी ओर भी ऋणात्मक में उतना ही वैल्यू जाएगा। ये तो अगर ये प्लस में कहा जाए ई नॉट है, ये प्लस में ई नॉट है तो उतना ही यहां माइनस में ई नॉट मिलेगा। वही वैल्यू यहां माइनस में ई नॉट मिलेगी। ये और यहां 0 डिग्री, ये 90 डिग्री पर अधिकतम मिल रहा है। प्लस में ई नॉट मिल रहा है 90 डिग्री पर, और फिर देखिए यहां शून्य, फिर से शून्य मिल रहा है 180 डिग्री पर, 180 अंश पर फिर से शून्य मिल रहा है, और फिर 270 डिग्री पर माइनस में। तो ये अधिकतम मान जो मिल रहा है ये 270 डिग्री पर मिल रहा है, 270 अंश पर, और फिर 360 अंश पर ये पुनः 0 प्राप्त हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्थापित हुआ या प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ है वो इस तरीके से वैरी कर रहा है। परिवर्तन उसमें समय के साथ इस रूप में हो रहा है। अब अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल इस रूप में परिवर्तित हो रहा है तो हम वोल्टेज और धारा का ग्राफ भी अगर खींचें तो ठीक उसी प्रकार वोल्टेज और धारा में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो समय के साथ इसका भी अगर ग्राफ खींचें, देखिए हम कैसे खींच सकते हैं। तो अब की बार हम समय को ले रहे हैं, समय t, इसके साथ परिवर्तन देखा जाए ये दिखाया गया। ध्यान रखिएगा कि आयाम बराबर होना चाहिए, आयाम बदलेगा नहीं। और इसी अनुरूप, बिल्कुल इसी अनुरूप हमको धारा भी मिल रही है। तो ये धारा दिखाया गया। देखिए जब वोल्टेज अधिकतम है, इसको हम वोल्टेज कह दें कि ये वोल्टेज के लिए खींचा गया है, और ये धारा के लिए है, ये धारा के लिए है। यहां देखिए जब समय t/4 होता है, जब समय t/4 होता है तब ये दोनों मैक्सिमम होते हैं। t/4 टाइम पर ये मैक्सिमम होते हैं, और t/2 पर ये दोनों शून्य हो जाते हैं। और फिर 3t/4 समय पर, यहां 3t/4 समय लिया जाए, 3t/4, और यहां समय हो जाएगा t।
ये समय होगा टी। तो इसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है, निरंतर समय के साथ वोल्टेज और धारा दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। इस पर वोल्टेज और धारा को दिखाया गया है और उस पर समय लिया गया है, V व I। ये इस अक्ष पर दिखाया गया और x अक्ष पर समय को दिखाया गया। तो यहां देखिए, पहले शून्य से एक और अधिकतम मान और फिर शून्य, फिर दूसरी ओर अधिकतम मान, फिर शून्य। तो इस तरीके से जब इतना चक्र इसका कंप्लीट होगा तब हम कहेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा का एक चक्र पूरा हुआ, एक साइकिल पूरी मानी जाएगी। एक साइकिल पूरी कब होगी, जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, फिर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम, फिर अधिकतम से शून्य हो, तब हम कहेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल पूरी हुई। एक साइकिल तब पूरी कही जाएगी। और एक साइकिल पूरी कितने समय में होती है, तो कैपिटल टी लिखा गया। एक साइकिल जितने समय में पूरी करती है वही इसका आवर्तकाल कहलाएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा धारा का आवर्तकाल कहलाएगा। तो अब हमको प्रत्यावर्ती वोल्टेज अगर समीकरण लिखना है तो इसी अनुरूप हम लिख सकते हैं। समीकरण एक के अनुरूप ही हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा समीकरण लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो चाहे धारा, दोनों ही प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुसार ही परिवर्तित हो रहे हैं। तो इसलिए प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण अगर कहा जाए, प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा समीकरण, हम दोनों समीकरण को देखिए ऐसे लिखेंगे, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और प्रत्यावर्ती धारा समीकरण अगर कहा जाए तो I बराबर आई नॉट, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए दोनों ही समीकरण में साइन हमने लिया। तो साइन क्यों लिया, क्योंकि यहां देखिए ग्राफ जो बन रहा है वो ग्राफ ज्यावक्र कहलाता है। जब ग्राफ हमारा शून्य से शुरू हो, ग्राफ हमारा शून्य से अधिकतम मान जाए, फिर शून्य, फिर दूसरी ओर अधिकतम, फिर शून्य, मतलब कहीं ना कहीं ये परिवर्तन जो हो रहा है ये जीरो से स्टार्ट हुआ। प्रारंभिक मान जब जीरो हो तब वह ग्राफ ज्यावक्र कहलाता है। अगर यही प्रारंभिक मान अधिकतम वैल्यू होता, अगर यही ग्राफ अधिकतम वैल्यू पर इस तरीके से बनाया गया होता कि इसका प्रारंभिक मान अधिकतम होता, फिर शून्य होता, फिर अधिकतम दूसरी ओर, फिर शून्य, तो इस तरीके से अगर ग्राफ होता तो इसको कोज्या वक्र कहा जाता। तब उसके समीकरण में साइन ओमेगा टी की जगह पर कास ओमेगा टी का प्रयोग किया जाता, तब वो कॉस के रूप में होता। लेकिन यहां ग्राफ जो बन रहा है वो प्रारंभिक मान शून्य से शुरुआत हो रहा है, तो इसलिए प्रारंभ में शून्य है, तो यहां ये ज्यावक्रीय ग्राफ प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इसके समीकरण में साइन ओमेगा टी या कास साइन ओमेगा टी ही लिखा हुआ है। अगर इसमें परिवर्तन इस रूप में होता तो हम कास के रूप में समीकरण लिख सकते थे। तो क्लियर हो गया होगा कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है और इसका समीकरण क्या है। इतनी बातें यहां से क्लियर हो चुकी है। अब आइए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के संबंध में कुछ परिभाषा है। प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के संबंध में कुछ परिभाषाएं। क्या क्या परिभाषाएं हैं इसमें? सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का महत्तम मान क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। महत्तम मान या इसी को महत्तम मान या अधिकतम मान या शिखर मान के नाम से भी जानते हैं। महत्तम मान अथवा आयाम भी कहते हैं इसी को, अथवा शिखर मान।
तो एक तो ये परिभाषा जानेंगे क्या होता है, फिर इसके आवर्तकाल के बारे में जानना है। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल और साथ में आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति, प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के लिए आवृत्ति जानना है। आवर्तकाल, तात्क्षणिक मान इसका, और कला। देखिए तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान इसका, और इसकी कला क्या होती है। ये 5 बातें इससे जुड़ी हुई हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये फेज, इसका कला मतलब यहां फेज की बात हो रही है, फेज। तो देखिए इन बातों को समझने से पहले हमें उन समीकरण को लिख लेना है। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा समीकरण है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। एक एक बातें बहुत सावधानी पूर्वक अगर पढ़ेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स कोई रटने वाला विषय नहीं है। एक बार इसको अच्छे से अगर समझ लिया जाए तो ये हमेशा के लिए दिमाग में स्थिर हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है महत्तम मान अथवा आयाम, या इसी को शिखर मान कहते हैं। अगर कहा जाए प्रत्यावर्ती वोल्टता का महत्तम मान निकालिए, या आयाम बताइए, या शिखर मान बताइए, तो ये तीनों वैल्यू एक ही है। ये तीनों एक ही है। हम अधिकतम मान देखिए, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा था तो उस समय उसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ था, एक पूरे चक्र के दौरान 2 बार विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम प्राप्त हुआ था। 2 बार विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम प्राप्त हुआ था। तो अधिकतम मान जो मिलता है भाई, वही 2 अधिकतम मानों के बीच ही वो लगातार परिवर्तित होता रहता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल मिला था वो 2 स्थितियों में महत्तम मान उसका मिला था। तो उसी महत्तम मान को हम प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में अगर देखें तो जिस प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल में परिवर्तन हो रहा है, ठीक उसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी परिवर्तित हो रहा है, वैसे ही धारा भी परिवर्तित हो रही है। तो अगर एक साइकिल में कहें, एक चक्र में, एक पूर्ण चक्र में, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा ये दोनों ही एक पूर्ण चक्र में 2 बार अधिकतम मान को प्रदर्शित करेंगे विपरीत दिशाओं में। एक बार धनात्मक चक्र में अधिकतम होगा, दूसरी बार ऋणात्मक चक्र में अधिकतम होगा। तो उन्हीं अधिकतम मानों को हम प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा का शिखर मान या आयाम या उसी का महत्तम मान कहते हैं। तो उस अधिकतम मान को, अधिकतम मान जब बताना होता है तो यहां जो ग्राफ मिला था, देखिए ग्राफ इस तरीके से जो प्राप्त हुआ था ये, तो यही अधिकतम मान, जितना मान ये होगा उतना ही ये होगा, बस केवल इसमें दिशा का अंतर होगा। अगर ये V नॉट है तो ये V नॉट प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, लेकिन दोनों का परिमाण V नॉट बराबर होगा। दोनों का परिमाण जो होगा, जितना ये परिमाण है उतना ही परिमाण ये होगा। उसी परिमाण के साथ इसमें परिवर्तन होता है 2 मानों के बीच में, धनात्मक V नॉट और ऋणात्मक V नॉट के बीच में ही इसका परिवर्तन होता रहता है। अधिकतम प्लस V और न्यूनतम माइनस V। इसी तरीके से प्रत्यावर्ती धारा में अगर परिवर्तन देखा जाए तो अधिकतम I नॉट प्लस में और न्यूनतम माइनस में I नॉट। तो इन्हीं अधिकतम मानों को, यानी इसमें जो V नॉट और I नॉट मिल रहा है, V नॉट और I नॉट, यही महत्तम अथवा आयाम अथवा शिखर मान कहलाता है। यही प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा का अधिकतम, महत्तम अथवा आयाम कहलाता है। यानी कुंडली जब घूमती है एक पूरा चक्कर तो उसमें 2 स्थितियों में अधिकतम मान प्राप्त होता है, वही अधिकतम मान होता है महत्तम मान, उसी को कहते हैं। या इस समीकरण में देखा जाए V नॉट और I नॉट इसके महत्तम मान को प्रदर्शित करते हैं। अब आइए देखते हैं आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल, तो जैसा कि बताया गया कि प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा पहले अर्धचक्र में 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0, फिर दूसरे अर्धचक्र में फिर 0 से दूसरी दिशा में अधिकतम, और फिर अधिकतम से 0। तो इस प्रकार एक पूर्ण चक्र में वो 2 बार अधिकतम होती है और 2 बार 0 होती है। तब हम कहेंगे कि उसका एक साइकिल पूरा हुआ।
तब उसकी एक साइकिल पूरी मानी जाएगी। और एक साइकिल पूरी करने में जितना समय लगता है वही समय आवर्तकाल कहलाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा को अपनी एक साइकिल पूरी करने में जितना समय लगता है वही उसका आवर्तकाल कहलाता है, उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। अब देखिए आवर्तकाल, आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, देखिए टी बराबर तो हम आवर्तकाल को अगर निकालना चाहे तो यहां समीकरण से भी देख सकते हैं। इस टी का मान जब 2 पाई बटा ओमेगा होता है, इस टी का मान जब 2 पाई बटा ओमेगा होता है तब इस v की वैल्यू मतलब 0 आ जाती है, फिर से अपने मान को ये पुनरावृत्ति करती है। t बराबर 2 पाई बटा ओमेगा, इतनी वैल्यू अगर t का ले लिया जाए, t का अगर यह मान ले लिया जाए 2 पाई बटा ओमेगा, तो किसी भी समीकरण में t का अगर ये मान रख दिया जाए तो v इसमें रखेंगे तब भी हमको v 0 मिल जाएगा, और इसमें रखेंगे तब भी 0। यानी हर समय 2 पाई बटा ओमेगा समय के पश्चात, हर 2 पाई बटा ओमेगा समय के पश्चात उसकी साइकिल कंप्लीट रहेगी। इतने समय पश्चात उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इस समीकरण में अगर टी की जगह पे 2 पाई बटा ओमेगा रखें और 2 पाई बटा ओमेगा बढ़ाते जाए अगर टी का मान, तो हर क्षण वी का मान हमको 0 प्राप्त होता जाएगा। उसकी पुनरावृत्ति, वही शून्य वैल्यू जो यहाँ शून्य है वही चीज यहाँ फिर से शून्य मिलेगा। फिर 2 पाई बटा ओमेगा समय बाद फिर से उसकी एक साइकिल कंप्लीट होकर फिर उतना ही हमको वही स्थिति प्राप्त होगी। तो ये ध्यान रखिए, टी बराबर जो ये समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में वो 2 पाई बटा ओमेगा होता है। ये आवर्तकाल का सूत्र है। एक साइकिल पूरी करने में लगा समय है तो इसका मात्रक निश्चित रूप से सेकंड होगा, इसको सेकंड में ही व्यक्त किया जाएगा, सेकंड होता है। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति तो एक सेकंड में प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में अपनी जितनी साइकिलें पूरी करता है वही उसकी आवृत्ति कहलाती है, वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति को हम f से अगर लिखें, आवृत्ति को f से लिखें तो f बराबर क्या आएगा, ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम है। भाई आवर्तकाल क्या कहा गया कि एक साइकिल पूरा करने में लगा समय, और ये क्या कहा जा रहा है, एक सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी करती है वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो ये इसका ठीक अपोजिट होगा ओमेगा बट्टा 2 पाई, ओमेगा बट्टा 2 पाई ये प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा की आवृत्ति कहलाएगी। आवृत्ति का मात्रक होता है, इसका अगर मात्रक बात किया जाए तो हम साइकिल प्रति सेकंड कह सकते हैं, साइकिल प्रति सेकंड, या इसी को नाम दे देते हैं हर्ट्ज, HZ से प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम हर्ट्ज कह देते हैं, हर्ट्ज। तो HZ से हर्ट्ज लिख दिया जाता है। तो ये आवृत्ति हो गई। तात्क्षणिक मान क्या होता है, तात्क्षणिक मान तो प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा का किसी क्षण t पर जो मान है, किसी क्षण t पर जो मान वोल्टता अथवा धारा का होता है वही उसका तात्क्षणिक मान कहलाता है। तो यहाँ जो समीकरण मिला है ये तात्क्षणिक मान के लिए ही दिखाया गया है। ये समय t पर वोल्टेज का मान है, ये समय t पर वोल्टेज v का मान v नॉट साइन ओमेगा t, और प्रत्यावर्ती धारा का मान समय t पर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t होता है। तो यहाँ किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा का मान जो प्राप्त होता है वह उसका तात्क्षणिक मान होता है। यानी t सेकंड पर प्रत्यावर्ती वोल्टता v बराबर v नॉट साइन ओमेगा t तथा प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t, यह वोल्टता अथवा धारा का तात्क्षणिक मान कहलाता है। और ये देखिए कला क्या होती है, कला फेज क्या होता है। देखिए फेज हम इसी ग्राफ से समझ सकते हैं। अगर यहाँ देखिए वोल्टेज इस तरीके से परिवर्तित हो रहा है और इसी के अनुरूप अगर धारा हमको प्राप्त हो रही है तो हम कहेंगे वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में चल रहे हैं। जब ये शून्य है, जब वोल्टेज शून्य तब धारा भी शून्य, जब वोल्टेज अधिकतम तब धारा भी अधिकतम, फिर वोल्टेज शून्य हुआ तो धारा फिर से शून्य हुई। अगर वोल्टेज और धारा बिल्कुल समान तरीके से, बिल्कुल एक ही समान परिवर्तित हो रहे हैं समय के साथ, तो हम कहेंगे वह समान कला में है। और अगर
विपरीत चल रहे हो, या इस तरीके से हो कि जब वोल्टेज अधिकतम है उस समय धारा न्यूनतम हो, और जब वोल्टेज न्यूनतम है उस समय धारा अधिकतम हो। अगर इस तरीके से ग्राफ खींच दिया जाए, अगर इस तरीके से ग्राफ खींच दिया जाए, तब ये ग्राफ देखिए क्या दिखाई दे रहा है। अब यहां देखिए इस ग्राफ को अगर देखा जाए तो इसमें वोल्टेज जीरो है तो धारा यहां क्या है, मैक्सिमम है, और जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ तो उस समय धारा मिनिमम हो गई, शून्य हो गया, और फिर जब ये शून्य हो रहा है तो फिर से अधिकतम हो रही है। तो इस प्रकार से अगर होता तो हम कहते कि उनके बीच 90 डिग्री का कालांतर है। भाई अधिकतम मान कितने डिग्री पर मिल रहा है, अधिकतम मान 90 डिग्री पर मिल रहा है। पहले ग्राफ दिखाया जा चुका है, जीरो था 90 था, तो शून्य से अधिकतम मान 90 डिग्री पर प्राप्त होता है। तो अगर एक जीरो होने पर दूसरा अधिकतम पोजीशन में है तो हम कहेंगे दोनों के बीच 90 अंश का कालांतर है। तो ये देखिए धारा इसके ये जीरो है और ये धारा धनात्मक वैल्यू है, धनात्मक वैल्यू है, तो हम कहेंगे धारा जो है वो वोल्टेज से अग्रगामी है। तब यहां अग्रगामी शब्द लिया जाएगा। अगर यहां धारा जब ये वोल्टेज शून्य है उस समय धारा कोई पॉजिटिव वैल्यू अधिकतम मान पे, अधिकतम धनात्मक मान पर है, तो हम कहेंगे कि धारा कला में 90 अंश, वोल्टेज से कला में 90 अंश अग्रगामी है, तब ये अग्रगामी कही जाएगी। इनके बीच कालांतर 90 डिग्री कहा जाएगा। और मान लीजिए अगर धारा नीचे होती, या इसी बात को हम उल्टा भी कह सकते हैं, यहां देखिए अगर धारा अग्रगामी है तो वोल्टेज को हम पश्चगामी कहेंगे। तो चाहे ये कहिए कि धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री अग्रगामी है, और चाहे इसका उल्टा करके कहें कि वोल्टेज धारा से कला में 90 अंश पश्चगामी है। तो दोनों बातें यहां कही जा सकती है। तो जो ज्यादा होगा या जो एक के शून्य होने पर जिसका मान धनात्मक में अधिकतम होगा वह अग्रगामी कहा जाएगा। और अगर इसको लिया जाए तो ये जब प्लस में है वैल्यू तो ये शून्य है, तो ये पीछे चल रहा है, ये आगे चल रहा है। अगर यहां से शुरू हुआ होता धारा, वोल्टेज यहां से शुरू हुआ होता तो धारा देखिए, अगर धारा ऋणात्मक होती, अगर धारा ऋणात्मक होती, वोल्टेज शून्य होता, तब हम वोल्टेज को अग्रगामी कहते, धारा को पश्चगामी कहते। तो यह सब चीजें भी ये कला से ही हमको डायरेक्शन, परिमाण और दिशा का ज्ञान हमें तभी प्राप्त होगा जब हम कला के बारे में जानेंगे। अगर कोई चीज समय के अनुरूप बदल रहा है तो वहां कला एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये ध्यान रखिए, कला क्या होती है, जो इस समीकरण में साइन का जो कोणांक मिला है, साइन का जो कोणांक दिखाया गया, यही उसके कला को प्रदर्शित करता है। तो कला क्या होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेजता अथवा प्रत्यावर्ती धारा की जो कला है, उस कला को हम क्या कहेंगे कि वोल्टता अथवा धारा समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी तथा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी में साइन का कोणांक ओमेगा टी उस वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा की कला को प्रदर्शित करता है। तो साइन का जो भी कोणांक है वो उसकी कला को प्रदर्शित कर रहा है। अगर यहां V और I के बीच इस प्रकार संबंध लिखा होता कि इसमें ओमेगा टी था, इसमें प्लस फाई कर दिया जाता, तब हम कहते कि यहां दोनों में देखिए ये फाई कला आगे चल रहा है। अब यह धारा आगे कही जाएगी कि धारा वोल्टेज से कला में फाई अग्रगामी है, ये आगे चल रहा है। अब दोनों के बीच कलांतर उत्पन्न हो गया, तब कलांतर फाई का कहा जाएगा। और समीकरण के अनुरूप अगर यहां प्लस की जगह पे माइनस होता, अगर यहां माइनस हमने कर दिया, मान लीजिए ये माइनस कर दिया, तो इसकी कला ओमेगा टी और इसकी कला ओमेगा टी माइनस फाई, मतलब अब कला ये पीछे जा रही है। तब हम कहेंगे वोल्टेज धारा से कला में फाई अग्रगामी है, तब वोल्टेज अग्रगामी कहा जाएगा, फाई कला अग्रगामी। या ऐसा कहें कि धारा वोल्टेज से फाई कला पश्चगामी है। तो इस तरीके से हम कला के आधार पर ही कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसमें समय पश्चता है, कितनी है, समय के अनुसार हम उसकी परिमाण को, दिशा को व्यक्त करने में कला का हम वहां उपयोग करेंगे। तो आज इतनी बातें बताई गई प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा धारा की। अब आगे हमें प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा का हम औसत मान कैसे निकालेंगे, एक पूर्ण साइकिल में, अर्ध साइकिल में इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, यह सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये ध्यान रखिए बोर्ड परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं ऐसे प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे हम बाकी चीजें फिर इसी तरीके से अच्छे जोश के साथ अगला टॉपिक भी कंप्लीट किया जाएगा, बशर्ते आप लोग भी उसी अनुसार मेहनत करें तो इसका फल जरूर परीक्षा में आपको दिखाई देगा।
बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।